सही है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं ये कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पे हमारा डिस्कशन लास्ट क्लास में बहुत अच्छा सा नहीं हो सका था पूरा। ठीक है, हो गया था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमें मालूम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, तो हमें मालूम है कि टेम्परेचर के लिहाज से हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं एंडोथर्मिक, या हम इसको ऐसे क्यों लेके चल रहे हैं, इसको कर देते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है, और एक्सोथर्मिक होते हैं, राइट। एक हो गए एंडोथर्मिक और दूसरे हो गए एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब इसके लिहाज से डिफरेंस क्या है कि यहाँ एंडोथर्मिक में जो है हमें मालूम है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो इंक्रीज इन केसी, ठीक है, और उसकी वजह से रिएक्शन जो है, जब मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब उसे क्या चाहिए, खुद काम करने के लिए, खुद रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। लेकिन अगर हम खुद भी हीट देना शुरू कर दें और देयर वुड बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा केसी और रिएक्शन वुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगी। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इंक्रीज इन केसी एंड मोर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मोर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इंक्रीज टेम्परेचर that would give you increased Kc, right? That would give you forward reaction, more forward reaction, ठीक है, and that would give you high yield या increase yield कर दे, ठीक है, समझ आ गई, more product, क्लियर। अच्छा, ये याद रहे कि जो फैक्टर केसी को इंक्रीज करता है वही फैक्टर यील्ड को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। यहाँ जब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक में उसको एनर्जी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट को एनर्जी नहीं चाहिए, इसीलिए वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि जो है प्रोडक्ट जो है वो लेसर एनर्जी कंटेन करती है विद इन इटसेल्फ, ठीक है। ओके, इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो ये करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से केसी पे क्या इफेक्ट होगा आपके ख्याल में? टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो केसी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर तो केसी वुड डिक्रीज, ठीक, डिक्रीज केसी, वेरी गुड, ठीक है। और अगर डिक्रीज केसी होगी तो क्या होगा, वो रिएक्शन किस साइड पे होगा, बैकवर्ड, ठीक है। ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन, मोर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो है, हम क्या कहेंगे कि लोअर यील्ड होगी, सही। बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ये होगा, इंक्रीज टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक वुड कॉज लोअर केसी, when Kc lowers it causes lesser forward reaction and more backward reaction, and that causes lesser yield, lesser product,
ठीक है, नाउ वी नीड टू नो, ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास से इस अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ we need to discuss the relationship between Kc एंड Kp। लास्ट टाइम पढ़ा था ना, Kc और Kp दोनों पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन पढ़ा था, पढ़ लिया था हमने। प्रोडक्ट व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R एंड P, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हों। ठीक है, R कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कंडीशन हो कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, सही। और जब ये वाली कंडीशन हो तो क्या होगा कि रिलेशनशिप Kc और Kp का भी कैसा होगा, Kc इक्वल्स टू Kp। ठीक, नंबर 2 कंडीशन क्या होती है, नंबर 2 कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स, ये हम बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, Kc की कंडीशन क्या होगी आपके ख्याल में, Kc वुड बी ग्रेटर देन Kp। जो कंडीशन प्रोडक्ट की होगी वही P की होगी। मैंने इसी तरह से हमेशा याद किया, प्रोडक्ट टू Kp, प्रोडक्ट टू P। नंबर थ्री बात क्या है कि जब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, यानी रिएक्टेंट इज लेसर देन प्रोडक्ट। ठीक, तब क्या करेंगे, तब क्या कंडीशन होगी, Kc और Kp का रिलेशन कैसा होगा, Kc वुड बी लेसर देन Kp, सही। ये तीन रिलेशन याद करने। इसके अलावा बेटा 2015 की NTS में एक चीज पूछी गई थी और वो थी ये Kp is equal to Kc RT डेल्टा n। डेल्टा n जो है इधर नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी चीजें जो है आपको सब समझ आ रही हैं। ये रिलेशन याद कर लेना, ये 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 2015 के NTS। आई डोंट नो व्हेन ऑन व्हाट डे विल आई इंप्रूव माय राइटिंग हियर, लेकिन आप समझ लें Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। डेल्टा n यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है, RT के ऊपर डेल्टा n इज एक्सपोनेंट। डेल्टा n इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यू नो ऑलरेडी, ठीक है। और T जो है वो केल्विन टेम्परेचर हो, ठीक है। ये एक सवाल पूछा गया है एक मर्तबा, और इसकी पूरी डिटेल जो मौजूद है ना वो मौजूद है आपके पास, कहाँ पे आपके पास मौजूद है, वैसे फेडरल बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। असल में दिस इज बेसिकली कंक्लूडेड फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है, और वो जो ग्राफ है वो RT और टाइम के दरमियान है, ठीक है। और जो है इस तरफ जो है, एक मिनट बता रही हूँ, टेम्परेचर, सॉरी RT नहीं, टेम्परेचर और टाइम के दरमियान है, ठीक है। Y एक्सिस पे टेम्परेचर, टाइम इधर, और यहाँ पे इस जगह जो है ये RT की मेजरमेंट्स आती हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। किस तरह से अभी मैं बताती हूँ,
ठीक है, देखो होता ही है कि डिजोल्व जब आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट वाटर, वाटर के अंदर अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को डिजोल्व करें तो ये जो रिएक्शन होगा ना, ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बनता है, ये जो मैंने अभी बनाया है। ये भी असल में पेपर में एक दफा पहले पूछा जा चुका है, तो आपसे इसलिए ये वाला बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ ये होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये लेवल जो है यहाँ पे RT आता है, ठीक है। ये जो है सिर्फ ये एक अलग बात हो गई और ये एक अलग बात, ये दोनों अलग बातें, इनके गहरे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ने के लिए आपको इतनी नीड नहीं है, ठीक है। और MCQ लेवल पे यही बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है बेटा, ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर लेना, एंडो, ठीक है, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अगर केसी जो है वो ऐसा आपके पास गिवन हो, ठीक है, तो केसी एट इक्विलिब्रियम कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पे ये वाली कंडीशन होती है, प्रोडक्ट केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये होगा तब इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, केसी वुड बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन होगी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, सही है, क्लियर है वाली बात। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है, केसी ग्रेटर होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ठीक है। जबकि अगर यही कंडीशन हो किसकी, बैकवर्ड की, तो क्या होगा, तब वहां पे केसी जो है वो कैसा हो जाएगा, केसी वुड बी स्मॉलर और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के मुकाबले में स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेंट्रेशन है, सही। अच्छा, देखो अगर जो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसकी केसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे उसकी केसी हमारे बुक में एक एग्जांपल दी हुई है 10⁵55, ठीक है, ये किसकी दी हुई है, ये हमारी बुक की वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं उस लिहाज से बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई लार्ज केसी वाला सिस्टम होगा, और वो कौन सा होता है, वो होता है ओजोन का सिस्टम, जिसके लिए हमारी बुक में ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है, दे आर, सही है, O3 का O2 में कन्वर्जन, इसके लिए लार्ज केसी की दरकार है, ठीक है, इसकी इस रिएक्शन की केसी लार्ज है, तो इसका क्या मतलब होगा, मोर टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, और इसका क्या मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, ये रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल है, सही, ये वाली बात याद हो गई। अगर हम बोलें कि जो है बहुत स्मॉल केसी है, ठीक है, जैसे
जो है हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो गिवन आप अब ये क्या देंगी तो आपको पता ही है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस फ्लोराइड, ठीक है। और ये आपको क्या देती है, 10⁻⁻13, माइनस में आ गई ना वैल्यू, यानी बहुत छोटी है, ठीक है। अब ये जब इतनी छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा, बहुत नेग्लिजिबल स्पीड पे होगा। और इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्टेंट है ना ये बहुत स्टेबल है, ठीक है। इसका ये मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा और बैकवर्ड रिएक्शन ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो आपको कम मिलेगी, ठीक है, प्रोडक्ट कम मिलेगी। अगर जो है वैल्यू मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी हो, जैसे कि अमोनिया वाली में होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो भले से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी आपको अमोनिया आराम से मिल जाती है, ठीक है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि वो स्टेबल होती है, ठीक है। और उसका जो केसी है ना, उसके रिएक्शन का जो केसी है वो मॉडरेट वैल्यू है, उसकी वैल्यू 10⁻10 ही के करीब है, ठीक है, 10⁻1 यानी 10 ही है, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट पे चल रहा होता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली रीचेस इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाई अमोनिया इज नेचुरली अवेलेबल, नेचुरली इन द सेंस कि आप जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी करते हैं तो दैट इज अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। अमोनिया इटसेल्फ भी स्टेबल है और उसके जो N2 और 3H2 जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी स्टेबल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं KSP पर, ठीक है। KSP क्या होता है, हमें मालूम है एक साहब थे आर्हीनियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी ये जो Ag और AgCl है फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है इसका, सिल्वर क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। ये जब टूटेगा आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Ag के आइंस और क्लोराइड के आइंस, ठीक। ये आयोनाइजेशन जो होती है ना बेटा, ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस है, आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन जाहिर लग सकता है। तो इसकी जो केसी बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी केसी होगी इस रिएक्शन की ए इक्वल टू है, ठीक है। वो क्या होगी, वो होगी ये AgCl, right, and then AgCl, right। कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl इटसेल्फ जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको क्या मिल जाएगी, ये AgCl वैसे ही रहेगा, बल्कि इधर यूं ही कर देते हैं, ठीक है। ये जो AgCl वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो AgCl है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, आपने जितना AgCl रखा होगा ये उतना ही रहेगा, है ना। तो इसलिए ये AgCl आप इसको क्या कर सकते हैं, इस AgCl को आप K कह सकते हैं, ठीक है। ये जो K है ये भी कांस्टेंट है और ये Kc भी कांस्टेंट है, तो ये Kc और K मिल जाते हैं, ठीक है। और ये Kc और K मिलकर जो है वो क्या बना देते हैं, फाइनली KSP, ठीक है। ये सिर्फ एक रिव्यू था, इसकी पूरी जो थियोरी है ये आपको मालूम है ऑलरेडी और आपकी बुक में भी मौजूद है। तो ये KSP का जो है
आयंस की बेसिकली आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस इज KSP। ठीक है, ये बात समझ आ गई। KSP अगर आयोनिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट आयन जो बन रहे हैं उसकी प्रोडक्ट, ठीक है, इस ये आयंस, ठीक है, इन आयनिक आयंस की प्रोडक्ट से अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। if KSP is greater, ठीक है, then ionic product, then solution is unsaturated। ठीक है, if the KSP is equal to ionic product, the solution is called saturated, and if the KSP is smaller than ionic product, KSP अगर स्मॉल होगी तो जो है वो सोल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। KSP अगर ज्यादा है आयोनिक प्रोडक्ट के मुकाबले में तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड, KSP अगर बराबर है आयोनिक प्रोडक्ट के सोल्यूशन सैचुरेटेड, और KSP अगर स्मॉलर है आयोनिक प्रोडक्ट से तो आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गई, यानी आयन ज्यादा हो गए, यानी कि अब जो है वो सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है उनका, और फिर वो PPT फॉर्म करेंगे क्योंकि अब पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह बाकी नहीं रही। ठीक है, यही प्रोसेस जो है हम कॉमन आयन इफेक्ट जो है वहां पे हम अप्लाई होता है एक इस तरह का इफेक्ट। ठीक है, एक प्रोसेस कॉमन आयन इफेक्ट इटसेल्फ क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इट्स अ प्रोसेस इन विच आयंस आर कॉमन, जो कॉमन आयंस होते हैं एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, द कॉमन आयंस प्रोड्यूस सम इफेक्ट। ठीक है, होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये AgCl वाला आपका एक अदद प्याला था, इसके अंदर आपने डाला हुआ था AgCl। ठीक है, अब जब AgCl डला हुआ था, ठीक है, जो कि पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन कैसा हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था और ये वाला प्रोसेस चल रहा था। अब आप आए और आपने इसके अंदर NaCl भी डाल दिया। NaCl कैसा है भाई, NaCl हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, NaCl हाईली, ठीक है, आप आए और आपने इसके अंदर NaCl भी डाल दिया। ठीक, अब आपने NaCl भी डाल दिया, AgCl भी डाल दिया। अब इसके अंदर आयंस जो है वो कौन से कॉमन हो गए, ये देखें, ये क्लोरीन और क्लोरीन कॉमन हो गए। ठीक, क्लोरीन के आयंस कॉमन हो गए। अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, आयन कॉमन हो गए तो अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी ना, क्लोराइड आयन आपको ज्यादा मिलेंगे, तो जो फाइनल आउटकम होगा, ठीक है, जो फाइनल आउटकम ये होगा उसका कि आयंस की तादाद जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो क्लोराइड आयन है वो कंपीट करेंगे और दोबारा क्या बनाना शुरू कर देंगे, AgCl। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये जो फिनोमेना जो फिनोमेना ऐसा हो, the phenomena in which ionization of an electrolyte is decreased, ionization decrease हो गई ना by the presence of an other electrolyte having common ion in it। अब मैं इसके अंदर अगर कोई और सॉल्ट डाल देती, जैसे मैं इसके अंदर डाल देती कैल्शियम फॉस्फेट डाल देती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फायदा होता, नहीं होता फायदा। ठीक है, हमने क्लोराइड आयन वाला सब्सटेंस डाला, इसलिए कॉमन आयन होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और सोलबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो डिक्रीज हो गई, आयोनाइजेशन डिक्रीज हो गई, ये कहला रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, यूजुअली यही होता है कि एनाइंस कॉमन होते हैं, ठीक है, तो डालते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शायद AgCl की जगह कोई सिल्वर का कोई दूसरा सॉल्ट डालती तो भी ये पार्शियली सॉल्युबल और जो है वो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होता अगर, ठीक है, तो क्या होता कि हमारे पास और जो एंटरिंग दूसरा अदर एंटरिंग सॉल्ट जो है वो हाईली सॉल्युबल हो। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वहां पे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, पेज नंबर 188 पे रीड कीजिएगा, इसकी
प्रॉपर एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस जब आप करते हैं फर्स्ट ईयर के आपने प्रैक्टिकल्स जो किए हैं उसमें। ठीक है, एक अदद एमसीक्यू लिखिए। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, हम आपको लिखवाना शुरू करते हैं, एक मिनट और ड्राइंग। ठीक है, एक हम ले रहे हैं रिएक्शन किसका, एक ले रहे हैं हम आइस, ठीक है, और हमने लिया वाटर। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कैसा रिएक्शन है आपके ख्याल में? ये ऐसा रिएक्शन है ना? ये ऐसा रिएक्शन आइस वाटर में और वाटर आइस में तब्दील हो सकती है। ठीक है, अब ये बताइए रिगार्डिंग फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम आइस इनटू वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल व्हेन प्रेशर अप्लाइज, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड what happens? A, more water will be formed. B, more ice will be formed. C, more ice will be melt. D, both A and C. A, more water will be formed, ठीक है, more water. B, more ice. C, more ice melting. D, both A and C. प्रेशर अगर इस पे आप इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा दे दें तो क्या ज्यादा होगा? वाटर ज्यादा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, मोर H2O। ठीक है, आपने इस पे इस रिएक्शन के ऊपर क्या दिया है? इंक्रीज्ड प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा? ये ज्यादा हो जाएगा या फिर बी? वैसे यहाँ पे H2O लिखना ही गलत है क्योंकि आइस जो है वो आज मेरा ये बहुत तंग कर रहा है। H2O लिक्विड लिख देती हूँ। बी ऑप्शन क्या है? मोर आइस। ठीक है, उरीदा ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग बताएं जरा आंसर। देखो क्या होता है कि वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उसकी वजह से आइस जो है वो टॉप से फ्रीज होती है, बॉटम से मेल्ट रहती है। ठीक है, ये एक फिनोमेना है जो आपको मालूम ही है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपेंड करती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद 10 डिग्री से फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, आइस का वॉल्यूम जो है, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पे हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वाटर ज्यादा फॉर्म होगा यानी कि आइस ज्यादा मेल्ट होगी, और इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द आंसर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से सही। और ये बताइए कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पे जो है, चले वाला क्वेश्चन छोड़ दें, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये पूछने वाली थी मैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केसी के न्यूमेरिकल्स पे, जिसका आप सब लोग जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जल्दी से लिखना शुरू करें। 1 मोल ऑफ सल्फर SO3, ठीक है, SO3 का 1 मोल आपने लिया। A mole of SO3 was present in a 2-liter vessel, ठीक है, 2-liter vessel. Following equilibrium was established. You know what equilibrium establishes? When a mole of sulfur trioxide is present. ठीक है, क्या बनेगा? SO2 बनेगा, ठीक है, और एक अदद O2 बनेगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो बनेगा वो होगी 2 मोल्स होंगे। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि एट इक्विलिब्रियम वेसल contains 0.5 moles of sulfur trioxide. ठीक है, vessel contains 0.5 moles of sulfur trioxide at equilibrium. What is the Kc? Kc के लिए ऑप्शंस मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। Kc के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास 0.25, A 0.25, बी ऑप्शन है 0.025, सी ऑप्शन है 0.125, डी ऑप्शन है 0.0125। ठीक है, और एक ऑप्शन आपके लिए हम डाल देते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे, याद है किसी को कुछ? इनिशियली हमारे पास कितने मोल्स थे, ये ले लेते हैं। एक मिनट, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लू पेन। ठीक है, ये आ गया, ये इनिशियल लेवल पे। ठीक है, इनिशियल लेवल पे हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे 1 मोल था। ठीक है, यहाँ 0 था, यहाँ पे भी 0 था। ठीक है, क्लियर? इक्विलिब्रियम मोल क्या होगा आप इसके? ठीक है, यही चीज जो है सारे इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल मोल्स हो गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल क्या है? अच्छा, ये याद रहे कि हमारे पास जो है वेसल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 2 लीटर वेसल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मोल यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए हम देख लेते हैं। 1 पॉइंट पहले यहाँ लिख लो, ये आ गया 0.5 मोल। हमें बताया ना कि इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोल्स हैं। सही, अगर ये 0.5 मोल्स हैं, ये 2 हैं, 2 की तादाद मिला के 0.5 मोल्स है, तो ये कितने होंगे? ऑक्सीजन कितनी होगी? ये अगर 0.5 है, 2 मोल्स मिला के, तो एक ऑक्सीजन की कितनी मकदार होगी, कितने मोल्स होंगे? 0.25। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये हमारे मोल्स हैं। अभी तक हमने मोल्स बात की, और इधर क्या कंडीशन होगी, ये 2, ये भी 2, यानी कि ये दोनों -1.5 वाली वैल्यू होगी। सही, क्लियर है? इक्विलिब्रियम मोल्स ये हो गए। अच्छा, ऐसी बात है कि हमारे पास टाइम अब नहीं बच रहा, बताती हूँ। ये लेस देन 1 मिनट है, 0.5/2। ठीक है, और ये सारे 0.5/2। ठीक है, और ये 0.25/2 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, केसी निकाल के दिखाइएगा जल्दी से। केसी एक्सप्रेशन बनाएं और निकाल के दिखाएं। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछते हैं। ठीक है, ये क्लास हमें ओवर करनी होगी और न्यू मीटिंग जनरेट करते हैं। ठीक है, आप तब तक हमें आंसर निकाल के बताएं। केसी का आंसर नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पूछते हैं, ये आंसर्स याद रखिएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।